ऐसी घटना के बारे में चर्चा करेंगे जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की हाल ही में हुई मुलाकात। इस मीटिंग के पीछे जो कूटनीतिक संदेश और छोटी छोटी बातें छिपी हैं ना, वो सच में हैरान करने वाली हैं। तो चलिए एक एक तस्वीर और इशारे का मतलब समझते हैं कि आखिर ग्लोबल स्टेज पर पावर यानी शक्ति का असली प्रदर्शन होता कैसे है। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं और शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी पर उतने ही जरूरी सवाल से करते हैं। आखिर एक असली सुपर पावर या महाशक्ति का बर्ताव होता कैसा है? एक पहले से स्थापित महाशक्ति और एक नई उभरती हुई ताकत, इन दोनों के व्यवहार में असल में क्या फर्क दिखता है? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम यहां तलाशने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, द ऑप्टिक्स ऑफ अ सुपर पावर, यानी एक महाशक्ति की छवि और उसका कूटनीतिक दिखावा। इन दोनों नेताओं को अगर ध्यान से देखा जाए तो इनके बीच का अंतर बिल्कुल साफ और बहुत दिलचस्प नजर आता है। एक तरफ है शी जिनपिंग, जिनकी सोची समझी चुप्पी और स्थिरता बिल्कुल योग या संभाव जैसी लगती हैं, एकदम शांत आत्मविश्वास। और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ ट्रंप का आक्रामक अंदाज और प्रचार दिखता है। उनके पास एलन मस्क और लैरी फिंक जैसे दिग्गज सीईओ की पूरी फौज थी, जिनकी कंपनियों की कुल कीमत करीब $16.5 ट्रिलियन है। एक तरफ बिल्कुल शांति और दूसरी तरफ इतना बड़ा दिखावा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तस्वीर पेश करता है। अब जरा इस नंबर 39 पर गौर करते हैं। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल की 39 सीढ़ियों का जिक्र यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक या कह लीजिए मेटाफर के रूप में किया गया है। हुआ ये कि जिनपिंग थके हुए ट्रंप को इन 39 सीढ़ियों पर ऊपर ले गए। ये सिर्फ पत्थर की सीढ़ियां नहीं थी, बल्कि ये प्रतीक था एक उभरती हुई महाशक्ति की लगातार चढ़ाई और एक स्थापित महाशक्ति की थकान का। ट्रंप को इन सीढ़ियों पर रुककर सांस लेनी पड़ी, आराम करना पड़ा, जबकि जिनपिंग लगातार आगे बढ़ते हुए उन्हें राह दिखा रहे थे। ये दृश्य अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, डिप्लोमैटिक बॉडी लैंग्वेज, यानी कूटनीति में इशारों और शारीरिक भाषा का क्या महत्व होता है। कूटनीति यानी डिप्लोमेसी में ना एक एक छोटी डिटेल बहुत मायने रखती है। मिसाल के तौर पर वहां मौजूद गार्ड्स की लंबाई बिल्कुल सख्ती से तय की गई थी। पुरुषों के लिए एकदम 188 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 175 सेंटीमीटर। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि चीनियों के छोटे कद को लेकर जो पश्चिमी देशों की पुरानी धारणा है, उसे तोड़ने की एक सोची समझी कोशिश थी। इसके अलावा जिनपिंग के पहुंचने का वक्त इतना सटीक था कि उन्हें एक सेकंड के लिए भी किसी का इंतजार करते हुए नहीं देखा गया। और हाँ, पुराने लाल कालीन वाले शोर शराबे की जगह सीधे एयरब्रिज पर मुलाकात करना, यह सब उस शांत पर असरदार कूटनीतिक रणनीति का ही हिस्से थे। अगर दुनिया भर की डिप्लोमेसी पर नजर डालें तो अलग अलग तरीके देखने को मिलते हैं। यहां सोर्स में दो बिल्कुल अलग अप्रोचेस की तुलना की गई है। एक तरफ है चीन का शांत आत्मविश्वास, जैसे सही समय पर आना और एयर ब्रिज पर मिलना। वहीं दूसरी तरफ है जिसे हम उत्साही कूटनीति कह सकते हैं, जैसे भारत के संदर्भ में देखा जाता है, जहां एयरपोर्ट पर सीधे गले मिलना और गर्मजोशी दिखाना आम बात है। यहां कोई तरीका सही या गलत नहीं बताया जा रहा, बस ग्लोबल स्टेज पर खुद को पेश करने और शक्ति प्रदर्शन के दो अलग नजरिए दिखाए गए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द ताइवान रेड लाइन। ये इस समिट का एक बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा था। मुलाकात के पहले ही दिन जिनपिंग ने बिल्कुल साफ साफ अपनी सीमाएं यानी रेड लाइंस तय कर दी थीं। उनका संदेश बिल्कुल कड़ा और सख्त था कि अगर अमेरिका ताइवान के मुद्दे को सावधानी से हैंडल नहीं करता है तो दोनों देशों के रिश्ते पक्का बिगड़ जाएंगे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के ताइवान को अपनी सबसे बड़ी रेड लाइन बता दिया। मतलब साफ था, इस लकीर को पार करने का नतीजा सीधा टकराव होगा, इसमें किसी तरह का कोई समझौता नहीं। और इसके ठीक उलट इस बार ट्रंप के लहजे में एक बहुत ही हैरान करने वाला बदलाव देखा गया। जो ट्रंप पहले हमेशा चीन को खुली धमकियां देते थे, वो अचानक ये कहते नजर आए कि ताइवान को थोड़ा तटस्थ यानी न्यूट्रल रहना चाहिए और 95,000 मील दूर जाकर युद्ध लड़ने का कोई फायदा नहीं है। ये सच में बहुत बड़ी बात है। ये साफ दिखाता है कि जब दो नेता आमने सामने आते हैं तो एक का मजबूत रुख दूसरे के टोन को किस तरह पूरी तरह बदल कर रख देता है। अब आते हैं चौथे भाग पर, द सुसाइडाइड्स ट्रैप, एक ऐसी ऐतिहासिक चेतावनी जिसका इस मुलाकात में बड़ा अहम रोल रहा। अगर ये शब्द पहली बार सुनने में अजीब लग रहा है तो इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। थ्यूरिसाइडाइड्स ट्रैप दरअसल 2500 साल पुरानी एक ऐतिहासिक धारणा है जो प्राचीन ग्रीस के एथेंस और स्पार्टा के युद्ध से जुड़ी है। आसान शब्दों में कहें तो ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जब भी कोई नई ताकतवर होती हुई शक्ति किसी पुरानी और स्थापित शक्ति को पछाड़ने की कोशिश करती है तो उनके बीच टकराव या युद्ध होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। जिनपिंग ने इस कॉन्सेप्ट का बहुत ही चतुराई से इस्तेमाल किया। उन्होंने एक तरह से बड़ी शांति से पर मजबूती से अमेरिका को चेतावनी दे दी कि अगर उनके बीच युद्ध हुआ तो नुकसान किसी एक का नहीं बल्कि दोनों का बहुत भारी होगा। इस बात से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। आज के समय में ग्लोबल पॉलिटिक्स और टकरावों को समझने के लिए इतिहास की गहरी समझ होना कितना जरूरी है। इसे हाल ही में ईरान के साथ बने हालात से भी जोड़कर देखा जा सकता है, जहां शायद ट्रंप को भी इस बात का एहसास हो गया होगा कि किसी देश को कम आंकना या पुराने इतिहास को नजरअंदाज करना आगे चलकर बहुत महंगा पड़ सकता है। क्योंकि सच यही है कि ऐसी बड़ी महाशक्तियों की कूटनीति सिर्फ आज के हालात पर नहीं बल्कि बीते कल के सबक और इतिहास पर भी चलती है। अब इस विश्लेषण के आखिरी पांचवें हिस्से की बात करते हैं, इंडियाज डिप्लोमैटिक कॉन्ट्रास्ट्स, जहां हम अलग अलग कूटनीतिक नीतियों का एक दिलचस्प मुकाबला देखेंगे। यहां सोर्स ने एक बहुत ही साफ और बिल्कुल तटस्थ तुलना की है। एक तरफ हम चीन की उस शांत, कैलकुलेटिव और महाशक्ति वाली डिप्लोमेसी को देखते हैं और दूसरी तरफ हाल ही में G20 समिट जैसी जगहों पर भारत का वो अप्रोच देखा गया जहां पूरा फोकस बड़े आयोजनों और मीडिया के शोर शराबे पर था।
ध्यान रहे, यहाँ किसी को सही या गलत नहीं कहा जा रहा है, ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि ग्लोबल स्टेज पर अपनी इमेज बनाने के ये दो कितने अलग अलग तरीके हैं। देखिए, कई बार न्यूज़ चैनलों में जो कहानियां बनती हैं और जो ज़मीनी हकीकत होती है, उनमें बड़ा फर्क होता है। इस विश्लेषण में भारत की विदेश नीति से जुड़े कुछ ऐसे ही मुद्दों का जिक्र है, जैसे भले ही ऐप्स पर बैन लगा हो, पर चीनी इंपोर्ट पर निर्भरता आज भी वैसी ही है। या फिर पुराने साथी जैसे ईरान को पीछे छोड़कर इजराइल के साथ नए गठबंधन बनाना, और साथ ही ब्रिक्स जैसे बड़े मंच पर अहम मुद्दों के लिए एक साझा बयान तक जारी न कर पाना। ये सारी बातें यही याद दिलाती हैं कि असली कूटनीति की परीक्षा बड़े आयोजनों में नहीं, बल्कि ऐसे कठिन फैसलों में होती है। और इस सबके बाद इस कूटनीतिक दौरे का आखिरी और प्रतीकात्मक हिस्सा देखिए, जो चांगचुन गार्डन में पूरा हुआ। ये कोई आम जगह नहीं, बल्कि 8 सदी, जी हाँ 800 साल पुरानी एक शाही जगह है। यहाँ जिनपिंग अपने हर मेहमान को नहीं लाते, बल्कि सिर्फ व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे बहुत ही खास गिने चुने लोगों के लिए ही ये दरवाजे खुलते हैं। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि दुनिया भर में एक बहुत ही एक्सक्लूसिव पावर क्लब है, जहाँ दाखिला सिर्फ राजनीतिक कद और असर से मिलता है। तो इन सभी पहलुओं को समझने के बाद बदलती हुई ग्लोबल पावर की इस दुनिया में एक बहुत बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सामने आता है। क्या आखिर में सच्ची कूटनीतिक शक्ति शोर शराबे और बड़े दिखावे में होती है, या फिर एक शांत और स्थिर संभाव में? ये एक ऐसी चर्चा है जो जियोपॉलिटिक्स को देखने का पूरा नजरिया बदल सकती है।